कल हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे या कोई ज्वेलरी हो या कुछ भी हो। वैसे ही टेली रिहैबिलिटेशन भी ऑनलाइन प्रोसीजर है जिसमें आपको फिजियोथेरेपी ऑनलाइन मिलेगी। अब टेली रिहैबिलिटेशन एक नाम तो पता चल गया कि है, अब इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी तो हमें पता चल गई टेली रिहैबिलिटेशन और उसका पता भी चल गया कि ऑनलाइन होगा, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए जो है वो कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, फाइन इक्विपमेंट्स में आपका कैमरा आ जाता है, आपका कंप्यूटर आ जाता है, आपका इंटरनेट आ जाता है, इंटरनेट डिवाइस आ जाती है, आपका माइक आ जाता है, और जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करोगे ड्यूरिंग योर रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी प्रोग्राम, आप उसमें जो यूज़ करें इक्विपमेंट्स वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लियर वॉइस, आप जो माइक यूज़ करें आपकी आवाज़ पेशेंट तक क्लियर जानी चाहिए और पेशेंट की आवाज़ आप तक क्लियर आनी चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर डायरेक्शंस आप पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे और इंस्ट्रक्शंस देंगे ताकि उसको जो है बहुत आसान तरीके से आपकी बात समझ आए और आप उसको अपनी बात समझा सकें सही तरीके से, वो समझ सके और आपको फॉलो कर सके। अगर वो प्रॉपर डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ सकता तो आप उसको मिमिक करके दिखाएंगे, मतलब जो भी एक्सरसाइज ट्रीटमेंट प्रोग्राम आप उसको दे रहे हैं वो आप खुद परफॉर्म करेंगे और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप मुझे फॉलो करें। वेल लिट स्पेस होनी चाहिए टू मूव अराउंड। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा एरिया होना चाहिए कि आप कैमरा सेट करके फ्रीली अपने रूम में मूव कर सकें, कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करें तो वो कैमरा में प्रॉपर नजर आए। ठीक है, उसके बाद आपने एवेल्युएशन करनी होती है। उसमें एवेल्युएशन में सबसे पहले आप क्या चीज़ें देख रहे होते हो? आप पेशेंट का पोस्चर देख रहे होते हो, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, टिप टू टो। ठीक है, ड्यूरिंग पोस्चर असेसमेंट आपको पेशेंट को जो है इंस्ट्रक्ट करना है कि वो टाइट कपड़े पहने। जाहिर सी बात है, आप एक मुस्लिम कंट्री में रहते हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, इवन अगर आप इंडिया में भी रहते हो तो आप पेशेंट को नहीं कह सकते हो कि आप शॉर्ट ड्रेसेस पहने ताकि मैं आपका पोस्चर देख सकूँ। आपने पेशेंट को प्रॉपर ड्रेसिंग करवानी है, लेकिन आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो टाइट ड्रेसिंग करे जिसमें आपको पता चल सके कि पेशेंट का कौन सा कर्व किस तरफ से हमें कैसा नज़र आ रहा है। पोस्चर असेसमेंट के बाद आप पेशेंट को कहोगे कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, जैसे नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन इस वक्त कैसी है, किस तरह से है, वो कंफर्टेबली मूव कर पा रहा है अपनी आर्म्स को, लिम्स को, या जो आपने स्पेसिफिक मूवमेंट बताई है वो परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, उसके बाद कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं जिसमें आप स्पेसिफिक मसल को टारगेट करते हैं टू डायग्नोस द कंडीशन। उसमें आप पेशेंट को करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आपने इस पोजीशन में जाना है और ये मूवमेंट परफॉर्म करनी है, और उसके बाद आप जो है वो पता कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है वो कौन से मसल में मसला है या कौन सी जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है। मूवमेंट के बाद आप पेशेंट को वॉकिंग करने के लिए कहेंगे ताकि आपको पेशेंट की वॉकिंग प्रॉपर तरीके से नजर आएगी, जिसमें आपको गेट असेसमेंट करनी है। आपको पता चलना चाहिए कि पेशेंट की जो है वो किस तरह से वो स्टेप्स ले रहा है, वो पुश ऑफ फेज में किस तरह से जा रहा है, वो स्विंग फेज में किस तरह से जा रहा है, ताकि आपको मसल का अंदाजा हो कि कौन कौन से मसल इफेक्टेड हैं, कौन से नहीं है, कौन से कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, कौन से कंपनसेट हो रहे हैं। आपको गेट का अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चनियर को लाजमी होना चाहिए, जैसे कि एमएसके, न्यूरो, पीडियाट्रिक्स और इस तरह के क्वेश्चनियर्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, जिसमें आप पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेंगे, साथ ही साथ उसमें आप पेशेंट से एलिविएटिंग फैक्टर्स पूछेंगे और रिलीविंग फैक्टर्स पूछेंगे। उसके अलावा स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करते वक्त भी पेशेंट की कौन सी पोजीशन ज़्यादा कंफर्टेबल थी और कौन सी अनकंफर्टेबल थी, आप ये पूछेंगे। अब फॉरमोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अब टेली रिहैबिलिटेशन में ऐसा आ जाता है कि कभी भी टेली रिहैबिलिटेशन में आप फुली ऑनलाइन सेशंस नहीं देते हैं कि पेशेंट की जो है वो 15 सेशंस आपने डिजाइन कर लिए हैं और 15 के 15 ऑनलाइन आप देंगे, ऐसा नहीं होता। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप ये कुछ सेशंस जो है वो इन पर्सन सेशंस होते हैं, जिसमें पेशेंट आपके पास जो है वो विजिट करता है आपकी फर्दर क्लिनिकल असेसमेंट के लिए। वर्चुअली आपने उनसे फॉर्म फिल करवा लिया, उनकी कंडीशन पूछ ली, आपने उनका पोस्चर असेस कर लिया, आपने उनकी गेट एनालिसिस कर ली। गेट एनालिसिस करने के बाद आपने जो है वो उनसे सारा फॉर्म फिल करवा लिया, क्वेश्चन का जो था आपका जो असेसमेंट फॉर्म था वो। उसके बाद आपने पेशेंट को, अगर तो आपके असेसमेंट फॉर्म के मुताबिक ज़रूरी है उसको मैनुअल थेरेपी देना, तो आप पेशेंट के हर 2 सेशन के बाद या 1 सेशन के बाद एक इन पर्सन सेशन आप ज़रूर रखेंगे, जिसमें वो आपको हॉस्पिटल विजिट करेगा और अपनी कंडीशन को बेहतर तरीके से असेसमेंट करवा सकेगा। ठीक है, और इवैल्यूएशन भी बेहतर तरीके से होगी। वर्चुअल थेरेपी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आपके जो इन पर्सन सेशंस होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो जो वर्चुअल असेसमेंट के होते हैं, वर्चुअल थेरेपी के जो सेशंस होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं। आप जो है उनको हाफ प्राइस में सेशन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी कंफर्टेबल जोन में बैठ के पेशेंट को सेशन दे रहे होते हैं और पेशेंट भी अपनी कंफर्टेबल जोन में बैठ के अपने सेशन ले रहा होता है विदाउट स्किपिंग। अब ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल टेली रिहैबिलिटेशन के सेशन किन से पेशेंट के लिए होते हैं, कौन कौन से पेशेंट हैं जो फिट होते हैं टेली रिहैबिलिटेशन की क्राइटेरिया में, कौन कौन से जो है वो नहीं होते, तो मैं आपको बताते चलूँ। स्ट्रोक के पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जो कि बिल्कुल टोटली बेड रिडन होते हैं, आप उनको कभी भी टेली रिहैबिलिटेशन के सेशंस नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको इन पर्सन सेशन ही देना होता है। जब पेशेंट इतना काबिल हो जाए कि वो अपने एक लिम्ब से दूसरे लिम्ब को वर्जिश करवा सकता है, एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकता है, तो फिर आप पेशेंट को इन वर्चुअल सेशंस की तरफ लेकर जाएंगे, इन पर्सन से हटा के वर्चुअल सेशंस की तरफ ले जाएंगे। जब आपको लगेगा कि पेशेंट जो है वो नहीं, टोटली उसको पैसिव मूवमेंट्स की जरूरत है, फिर आप टोटल सेशंस जो है वो इन पर्सन रखेंगे, आप अपने क्लिनिकल सेटअप्स में मंगवाएंगे पेशेंट्स को और उनके थेरेपी को कंटिन्यू करेंगे। दूसरा आ जाते हैं सीपी चाइल्ड। सीपी चाइल्ड के सारे सेशंस आप जो है वो इन पर्सन रखते हैं। वो बच्चे जो कि थोड़े समझदार होते हैं, जिनको आपकी बातें समझ आ रही होती हैं, जिनको मूवमेंट समझ आ रही होती हैं, उन बच्चों को आप जो है वो वर्चुअल सेशंस दे सकते हैं, जो कि आपकी गाइडलाइन जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, या उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, वो समझ सकते हैं कि आप क्या इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस देना चाह रहे हैं, फिर आप उनको जो है वो इन पर्सन सेशंस और वर्चुअल सेशंस दोनों देते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है एक्सट्रीम बैक पेन और फ्रोजन शोल्डर के केसेस, जिसके अंदर जो है वो आप वर्चुअल सेशंस नहीं दे सकते हैं, आप उसको इन पर्सन सेशंस देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैनुअल थेरेपी रिक्वायर्ड होती है। ऐसे केसेस जिनमें मैनुअल थेरेपी रिक्वायर्ड है इनिशियली 1 to 2 सेशंस या 1 to 2 वीक्स तक, तो उन पेशेंट्स को आप पहले इन पर्सन बुलाएंगे सेशंस के लिए, देन आप वर्चुअल पे शिफ्ट कर जाएंगे जब वो एक्टिवली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज की तरफ जाएंगे। जब पेशेंट का स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम चल रहा हो, जिसमें आप PNF की टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करते हैं, अभी वो जिम में नहीं गया है, जिम प्रोटोकॉल की तरफ वो नहीं गया है, तो आप उनको जो है वो वर्चुअल सेशंस के बजाय इन पर्सन सेशंस देंगे। जैसे ही पेशेंट की कंडीशन बहुत ही रिकवर कर जाएगी, टेंस, अल्ट्रासाउंड और योर मैनुअल थेरेपी, इन सब चीज़ों की पेशेंट को जब जरूरत नहीं होगी तो आप उनका ट्रीटमेंट शिफ्ट कर देंगे वर्चुअल थेरेपी की तरफ। इसमें जो है वो दोनों का फायदा होता है, थेरेपिस्ट का भी और पेशेंट का भी। थेरेपिस्ट का फायदा कैसे होता है? आपको जो है वो पेशेंट के साथ इन योर सेटअप्स डील नहीं करना पड़ता। आप जो है वो कंफर्टेबली अपना टाइम डे
नाइट, इवनिंग जो भी आप चाहें वो टाइम सेट करके आप पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट सेशन देते हैं। पेशेंट का क्या फ़ायदा होता है, उसको आना जाना नहीं पड़ता आपके सेटअप्स के अंदर, उसको जो है वो अपनी जॉब कंप्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ अदर सेशंस। उनको जो है वो अपनी सेशंस भी ले रहे होते हैं, वो साथ साथ अपनी काम भी कर रहे होते हैं कंफर्टेबली। तो इसी वजह से जो है वो टेली रिहैबिलिटेशन पेशेंट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं और फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि आपने जो है वो टेली रिहैबिलिटेशन में पेशेंट को गेट असेसमेंट भी कर लिया, आपने उनका पोस्चर असेसमेंट भी देख लिया, आपने उनकी जो है वो एलिवेटिंग लिविंग फैक्टर्स भी देख लिए, आपने उनकी असेसमेंट फॉर्म भी फिल कर लिया। अब जब आप सेशन दे रहे हो पेशेंट को प्रॉपर एक्सरसाइज में, तो आप क्या दोगे? सबसे पहले तो आप पेशेंट से पूछोगे आप कैसे हो, आपका दिन कैसा था, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या पहले कभी करवाई है, किसी से ट्रीटमेंट लिया है नहीं लिया, वो आप पूछेंगे। अगर लिया है तो वो एक्सरसाइज आप ऑन टाइम करते हैं या नहीं करते हैं, या प्रीवियस सेशन में मैंने आपको जो एक्सरसाइज सिखाई थी आप वो करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद आप जो है पूछेंगे कि अच्छा 2-3 सेशन हमारे हो चुके हैं, आपको कितनी इंप्रूवमेंट लग रही है अपनी कंडीशन के अंदर, आपको जो है वो कहीं और पेन तो नहीं हुआ, मेरी जो है वो एक्सरसाइज में करने की वजह से, फॉलो प्रॉपर करने की वजह से कोई और मसले मसाइल तो नहीं हुए हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक्सरसाइज जो आपको लगती हैं पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हैं वो बेनिफिशियल नहीं होती हैं, आपको प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ता है। फिर आप पेशेंट की जो है वो आप प्रॉपर पूछते हैं, असेसमेंट डेली बेसिस पे आप उनसे करते हैं क्योंकि आप वर्चुअल थेरेपी की तरफ हैं, तो आप जो है वो उनसे डेली के डेली पूछते हैं इस तरह के सवाल कि आपको कोई मसला तो नहीं है, आपको कहीं और पेन तो नहीं हुआ है, आप कंफर्टेबल हैं, आपकी इंप्रूवमेंट कितनी आई है। और पेशेंट जो है वो बहुत ऑनेस्टली आपको जवाब देते हैं। कुछ पेशेंट जो होते हैं ना वो बहुत नोजी होते हैं और उनको अटेंशन चाहिए होता है, अटेंशन सीकर्स होते हैं, वो आपको कभी भी जवाब नहीं देंगे। ऐसे पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन जब आप करते हो ना तो खुद ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है ये पेशेंट जो है ना अटेंशन सीकर है, इनको जस्ट मेरी अटेंशन चाहिए, इसीलिए जो है वो ये इस तरह की बातें करें। उसके बाद आपने पूछना है कि जो एहतियाती प्रिकॉशंस हमने आपको कहीं थी फॉलो करने के लिए वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारे सवाल आप पूछने के बाद अपना सेशन शुरू करेंगे। सेशन को डिज़ाइन कैसे करना है, तो ये जो केस है ना ये मेरी एक पेशेंट का है जो कि मेरे से जो है वो सेशंस लेती हैं टेली रिहैबिलिटेशन के। ये एक केस है, ये मेरा फर्स्ट केस था टेली रिहैबिलिटेशन का। मैं इनको करवा रही थी टेली रिहैबिलिटेशन। उसके बाद जो है मैं बाकी जो सेशंस हैं वो मेरे प्रॉपर दूसरी डायरी में मौजूद हैं। तो ये इस डायरी के अंदर जो है ना ये फर्स्ट केस है, ठीक है। 2 डेज़ अ वीक मैंने इनका डिज़ाइन किया था सेशन, जिसमें मैं इनको करवा रही थी 10 मिनट की हीटिंग मैंने इनको गाइड की थी कि आपने करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैंने इनको गाइड की थी। टेली रिहैबिलिटेशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर मस्ट, आप पेशेंट को गाइड करेंगे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी क्यों चाहिए और जो है वो कैसे करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप पेशेंट को करवाएंगे एक्सरसाइजेस, सर्वाइकल की एक्सरसाइज अगर नेसेसरी है। तो मेरे पास तो CP थी तो सर्वाइकल की एक्सरसाइजेस नेसेसरी थी। और ये जो बच्ची थी ये बहुत ही एक्टिव थी, ये बहुत समझदार थी, 15 ईयर्स इनकी एज थी, लेकिन ये बिल्कुल एक्टिव थी। बस इनकी मसल वीकनेस थी और थोड़ा सा पोस्चर खराब था, जिसकी वजह से जो है वो वर्चुअल सेशंस ले रही थी, इन पर्सन सेशंस वो नहीं लेना चाह रही थी। उसके बाद शोल्डर की एक्सरसाइजेस मैंने कौन कौन सी इनिशियली करवानी है वो लिखी थी, स्पाइन की कौन कौन सी इनिशियली करवानी है वो लिखी थी, और कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जिसके थ्रू उनकी स्टैंडिंग, वॉकिंग और सिटिंग तीनों की तीनों जो है वो इंप्रूव हो सकें इन शॉर्ट टाइम, वो लिखी थी मैंने। उसके बाद फिर मैंने इनको हीटिंग सजेस्ट की थी और ड्यूरिंग एक्सरसाइज बिटवीन द सेशन 10 मिनट्स के बाद मैंने उनको वाटर इनटेक का सजेस्ट किया था। वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी होता है, आपको पेशेंट को गाइड करना चाहिए। और जैसे ही पेशेंट एक्सरसाइज करे, आपको लगे कि हमने अभी तक 2 ही एक्सरसाइज की है लेकिन पेशेंट थकना शुरू हो गया है, तो आप पेशेंट को सजेस्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, 3 से 4 बार डीप ब्रीथ करें, फिर एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा, पेशेंट को सेल्फ एस्टीम जो है पेशेंट का इंक्रीज़ होगा, वो आप पे ट्रस्ट कर सकेगा और इस तरह से। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एक सेशन पे। सेशन था जो मैं इनको फ्री दे रही थी, जिसमें मुझे मायोफेशियल रिलीज़ करना था, ठीक है। कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करवानी थी जो कि मुझे अपनी सुपरविजन के अंडर ही रहकर करवानी थी। ये पेशेंट को मैं टेली रिहैबिलिटेशन के थ्रू नहीं करवा सकती थी। ये टोटल इन पर्सन सेशन था, तो ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि इनिशियल बेसिस पे मैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवा सकती हूँ। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि स्ट्रेचिंग कौन सी करवानी है, स्ट्रेंथनिंग किस किस की करवानी है, ताकि आपके पास जो है वो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का एक प्लानर रेडी हो। फिर आप उसको अपने सेशंस के अकॉर्डिंग वीक में 1 सेशन या 2 सेशन या वीक में आप 3 सेशन को दे रहे हैं अल्टरनेटिव डेज पर, तो आप उनको उस हिसाब से सारी एक्सरसाइजेस 1 बाय 1 फॉलो करवाते जाएँ और उनका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो आप वाइंड अप करें। ये था जी हमारा टेली रिहैबिलिटेशन के बारे में। जो भी डिटेल्स मैं आपको दे सकती थी वो सब कुछ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, या जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।